Hello guys, welcome all of you once again to my channel Learn with हिना मैम। आज हमारी सेकेंड क्लास में आप सभी का बहुत स्वागत है और आज हम सीखने वाले हैं लेजर्स और वाउचर्स और पूरा अकाउंटिंग का कितना पार्ट होता है, कैसे क्या करना चाहिए, कंपनी क्रिएट करने के बाद क्या क्या चीजें हमें करनी चाहिए, वो सारी चीजें हम आज थ्योरी सीखने जा रहे हैं सेकंड क्लास में और थर्ड क्लास में हम लोग प्रैक्टिकल सीखेंगे। तो थ्योरी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है क्योंकि अगर हमने अकाउंटिंग का थ्योरी नहीं किया हुआ है तो हम आगे शायद बहुत सारी जगह ब्रेकर्स की तरह गिरते रहेंगे। तो ब्रेकर्स ना आए आपकी लाइफ में, आपकी अकाउंटिंग अच्छे से चलती रहे, उसके लिए आज की सेकेंड क्लास हमने रेडी की है। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। अकाउंट्स जो होते हैं आपके टू टाइप्स के होते हैं अकाउंटिंग। कंप्यूटर में मान लीजिए अकाउंटिंग कई तरीके से की जा सकती है। आप बेसिक कोर्स में कई तरीके की एक्सेल में अकाउंटिंग कर सकते हैं, लेकिन जो आप टैली प्राइम का कोर्स कर रहे हैं, टैली प्राइम में टू टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग होती है आपकी। एक तो होता है अकाउंट्स ओनली और एक वर्क करते हैं हम अकाउंट्स विद इन्वेंट्री के साथ। अकाउंट्स ओनली में किस तरीके का काम होता है, चलिए जल्दी से समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, परचेज और सेल्स आपने की है, किस चीज की, गुड्स की। किसी को भी somebody, दिस इज somebody, किसी को भी आपने माल बेचा है या खरीदा है तो वो अकाउंट्स ओनली का वर्क है। या फिर आपने किसी भी तरीके की कोई भी एंट्री की है तो वो आपके अकाउंट्स ओनली में काउंट होती है, जिसमें कि डेबिट और क्रेडिट होते हैं। अगर आपने कोई भी माल खरीदा या बेचा है जिसमें कि क्वांटिटी और गुड्स का नेम भी मेंशन्ड है तो वो अकाउंट्स कैसे कहलाते हैं, अकाउंट्स विद इन्वेंट्री कहलाते हैं। इन्वेंट्री मींस स्टॉक। किसी भी व्यक्ति को आपने माल बेचा है या कैश में या उधार किसी भी तरीके का आपने माल बेचा है जिसमें कि क्वांटिटी और चीज का नाम भी इंक्लूड है तो वो अकाउंट्स विद इन्वेंट्री का वर्क कहलाएगा। चलिए दूसरी बात कर लेते हैं कि लेजर्स कितने तरीके के होते हैं अकाउंटिंग में। ये हमारा टेली प्राइम का सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज चैनल पे जाकर देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। लेजर्स और हेड क्या होते हैं, जितने भी खाते जो कि हम अकाउंट्स बनाने में इस्तेमाल करेंगे वो सभी लेजर्स कहलाते हैं। और ये जो खाते हैं वो हम किस लिए बनाते हैं, ये तीन चीजें हमें चाहिए होती हैं, एक ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। इन तीनों चीजों को पाने के लिए हम क्या बनाते हैं, अकाउंटिंग करते हैं। टैली प्राइम की मदद से हम अकाउंटिंग करते हैं इन तीन चीजों को पाने के लिए। तो ट्रेडिंग अकाउंट के जो पार्ट्स होते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के वो हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमें जल्दी से समझ में आ जाए कि लेजर्स और उसके हेड क्या होते हैं। दोस्तों जितने भी खाते होंगे उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी हेड में जाएंगे। यानी कि अगर आप एक घर में रहते हैं तो आप पूरे घर में कहीं भी सो नहीं सकते, आप अपने रूम में ही आकर सोते हैं तो यानी कि वो रूम आपका कहलाता है। इसी तरीके से जो खाते होते हैं वो अपने इन तीन डेस्टिनेशन पॉइंट्स पर जाकर ऐड हो जाते हैं खुद ब खुद। अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग का करने का यही फायदा है कि वो अपने आप ही उस जगह पर कब जाएंगे जब आप उस लेजर का हेड सही तरीके से चुनेंगे। तो चुनने के लिए समझ लीजिए, ट्रेडिंग अकाउंट जिसमें कि परचेज किया गया माल या फिर परचेज रिटर्न वापस आया हुआ माल इंक्लूड होता है, सेल्स या सेल्स रिटर्न इंक्लूड होती है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी माल को बनाने में किए गए खर्चे हैं वो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं, और ग्रॉस प्रॉफिट। ये चार चीजें इस ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट होती हैं। अगर आपको परचेज का लेजर का हेड ढूंढना है तो परचेज परचेज के अंडर में ही जाएगा। परचेज रिटर्न की बात करें तो परचेज रिटर्न परचेजेस के अंडर में जाती है। सेल्स की बात करें तो सेल्स का अपना ही हेड होता है सेल्स, और सेल्स रिटर्न की बात करें तो सेल्स रिटर्न सेल्स के अंडर में इंक्लूड होती है। जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे जैसे कि वेजेस है, कैरिएज है, या प्रोडक्शन एक्सपेंसेस है, या फिर कोल एंड इलेक्ट्रिसिटी है, या फिर कारखाने में किया गया जितना भी वर्क है, लेबर चार्जेस हैं, कैरिएज चार्जेस हैं, रॉ मटेरियल पे किया गया खर्चा जितना भी होगा वो सारा क्या कहलाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट अपने आप आने वाला एक बैलेंस होता है जिसे हम ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं, जिसे हम कहते हैं सकल लाभ।
जो कि हमें सिर्फ और सिर्फ परचेज सेल्स से होता है। तो वही ग्रॉस प्रॉफिट का लेजर आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन आपको मैं बताना चाहती हूँ कि ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड चीज हमें जो चाहिए होती है वो चाहिए होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ दो ही लेजर हेड होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम। कोई भी बिजनेस हो, कोई भी कंपनी हो, उसमें किए गए जितने भी खर्चे होंगे अदर देन प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, जितने भी आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस मैंने आपको बताया माल को बनाने में जो भी खर्चे होंगे वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, और उसके अलावा जितने भी खर्चे हैं माल की कीमत को डिसाइड करने के बाद वो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। वो सभी खर्चे जैसे सैलरी, जैसे कि आपका एडवर्टाइजमेंट, जैसे कि वैट डेब्ट्स और आपका इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन बिल, जो भी आपके खर्चे होंगे फॉर एक्स वाई जेड, आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाएंगे। या आपको जैसे एक आपने किसी को कमीशन दे दिया, किसी को इंटरेस्ट दे दिया, किसी को सैंपल गुड्स दे दिया, किसी को डिस्काउंट दे दिया, वो सभी आपके कैसे कहलाएंगे खर्चे? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अच्छा, इनडायरेक्ट इनकम भी होती है। जो मेन इनकम होती है वो होती है सेल्स से। सेल्स आपकी डायरेक्ट इनकम की तरह कहलाती है। डायरेक्ट इनकम नाम का कोई वर्ड अकाउंटिंग में नहीं होता, बल्कि सेल्स ही डायरेक्ट इनकम कहलाती है आपकी। और इनडायरेक्ट इनकम इसका मतलब क्या है? जो आपको ऐसी इनकम जो आपको मेन बिजनेस से ना होकर कहीं अदर बिजनेस से होती है, या फिर बिजनेस से ना होकर सपोज दैट आपने उस इनकम को कमाया ही नहीं है, आपने उस इनकम को कमाने के लिए कोई मेहनत नहीं की है, वो आपकी इनडायरेक्ट इनकम कहलाती है। जैसे कि बैंक में जमा राशि पर मिला हुआ ब्याज, या किसी से मिला हुआ कमीशन, इस तरीके की डिविडेंड, इस तरीके की जो इनकम होती है वो आपको क्या कहलाएंगी? इनडायरेक्ट इनकम कहलाएंगी। इन दोनों चीजों से मिलकर हमारा बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो कि हमारे फाइनल अकाउंट्स का पार्ट है, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में दो तरीके के टाइप्स होते हैं, जैसे कि एक लायबिलिटीज और एक एसेट्स। लायबिलिटीज भी अपने आप में दो तरीके की होती है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। लॉन्ग टर्म यानी कि जो लंबे समय तक ही चले। मैंने आपको लास्ट वीडियो में फाइनेंशियल ईयर बताया था। एक फाइनेंशियल ईयर में खत्म होने वाली लायबिलिटी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज कहलाएंगी, और कई फाइनेंशियल ईयर तक जाने वाली लायबिलिटीज आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज कहलाएंगी। फाइनेंशियल ईयर एक बार और बता देती हूँ। जो आपका एक साल होता है, 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है, वो हमारा फाइनेंशियल ईयर कहलाता है। जिस साल में हम लोग खाते अपने बना रहे हैं वो फाइनेंशियल ईयर कहलाता है। वो फाइनेंशियल ईयर में खत्म, एक ही साल में खत्म हो जाएगा तो शॉर्ट टर्म। और कई सालों तक चलने वाला लायबिलिटी, लायबिलिटी जितने भी दायित्व होते हैं, जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं मालिक के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, जो कि हमें किसी न किसी को देना होता है रुपया, वो हमारी लायबिलिटीज कहलाती है। लंबे समय तक चलने वाली लायबिलिटी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कहलाती है, जैसे कि हमने 5 साल का लिया गया लोन, राइट। अगर आपने किसी भी तरीके का लोन लिया है जो कि लंबे समय तक के चलेगा, वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के अंडर में आप मेंशन करेंगे। और जो लोन आपने एक ही साल के लिए लिया हुआ है, शॉर्ट टर्म है, कुछ महीनों का है, कुछ दिनों का है, तो वो आप शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज में मेंशन करेंगे। कैपिटल और ड्रॉइंग्स दोनों मालिक के खाते होते हैं। जो भी मालिक अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है वो सारा कैपिटल के अंडर में हम लोग मेंशन करते हैं। और जो भी मालिक अपने बिजनेस के लिए निकाल लेता है पैसा, माल, जो भी कुछ भी निकाल लेता है, वापस ले लेता है मालिक, तो वो ड्रॉइंग्स के अंडर में हम लोग मेंशन करते हैं। दोस्तों ये टर्म्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आपने इन टर्म्स को नहीं सीखा है तो आप अकाउंटिंग में बार बार अटकते रहेंगे, और आप ना अटके उसके लिए आप सीखते रहिए लर्न विद हिना मैम हमारे चैनल पर। नेक्स्ट जो इसमें थर्ड पॉइंट आ जाता है आपका सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिनसे हम उधार माल खरीदते हैं। तो जितने भी नाम आप इस्तेमाल करेंगे अपने अकाउंटिंग में, जिन लोगों से आपने उधार माल खरीदा है, उन लोगों को आप इस कैटेगरी में रखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स की, जो कि आपके लिए क्या है? दायित्व है, लायबिलिटी है, जिनको आपको पैसा देना बाकी है। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। एसेट्स। एसेट्स होती है संपत्ति। संपत्ति भी हमारी दो तरीके की होती है, करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स। करंट एसेट्स वो एसेट्स होंगे जो तुरंत नकद में यानी पैसे में बदले जा सकते हो, और ऐसे एसेट्स जो तुरंत पैसे में नहीं बदले जा सकते वो कहलाते हैं हमारे फिक्स एसेट्स। फर्स्ट एसेट जैसे हमारा कैश इन हैंड, हाथ में जितना भी आपके पास रुपया है वो आपका क्या कहलाएगा? करंट एसेट्स कहलाएगा। कैश इन हैंड का आपको लेजर बनाने की कभी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि टैली में आपको ऑलमोस्ट
2 लेजर बने बनाए मिलते हैं। जैसे ही आप नई कंपनी क्रिएट करते हैं, आपको एक कैश इन हैंड और एक प्रॉफिट एंड लॉस का लेजर आपको बना बनाया मिलता है। नेक्स्ट आपका लेजर आ जाता है बैंक बैलेंस का, जो कि आपके एसेट्स में ही जाता है, लेकिन बैंक बैलेंस भी बैंक के अंडर में ही हम लोग बनाते हैं। अपने आप में ये लेजर हेड है। नेक्स्ट आता है हमारा स्टॉक इन हैंड, जिसे हम क्लोजिंग स्टॉक भी बोल सकते हैं। क्लोजिंग स्टॉक आपका करंट असेट्स के अंडर में हम लोग रखते हैं, क्योंकि वो स्टॉक आप अगर तुरंत बेच देंगे तो पैसा मिल जाएगा। एक आपके एसेट्स होते हैं मशीनरी, फर्नीचर, टूल्स, जितने भी आपके बिजनेस में मशीनरी लगी हुई है, फर्नीचर लगा हुआ है, एलईडी लगी हुई है, स्पीकर्स लगे हुए हैं, फर्नीचर लगा हुआ है, सेफ रखी हुई है, वो सब आपके लिए क्या है? एसेट्स हैं। अगर आप इन्हें बेच देंगे तो पैसा बन जाएगा, राइट? तो वो एसेट्स आपके, अगर मशीनरी लंबे समय तक यूज करने वाली चीज है तो फिक्स एसेट्स में डालिए, क्योंकि बहुत सी मशीनरी ऐसी होती है जिन्हें हम बेच के तुरंत पैसे में नहीं बदल सकते, तो वो फिक्स एसेट्स में हम लोग इंक्लूड करेंगे। फर्नीचर एंड टूल्स भी इसी तरीके से। नेक्स्ट आपका जो इसमें पॉइंट आ जाएगा सन्डी डेटर्स का। सन्डी डेटर्स होते हैं वो लोग, इसमें इंक्लूड हम करते हैं जिन लोगों को हम उधार माल बेचते हैं। अगर आपने किसी भी व्यक्ति को उधार माल बेचा है तो वो सन्डी डेटर्स में इंक्लूड कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हो गई हमारी लेजर्स एंड इट्स हेड्स की। होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। आगे हम बात करेंगे बाउचर्स की। दोस्तों इसमें बहुत तरीके के बाउचर्स होते हैं, लेकिन आज जो मैं आपको बाउचर्स बताने जा रही हूँ, मेन 6 बाउचर्स बताने जा रही हूँ। अगर आपने 6 बाउचर्स अच्छे से समझ लिए तो शायद आपकी अकाउंटिंग बहुत ईजी हो जाएगी। और पहला बाउचर जो होता है हमारा रिसीट बाउचर। जितने भी ट्रांजेक्शन्स होंगे वो सारे आपके बाउचर्स में इंक्लूड होते हैं। और जितने भी आप वर्क करते हो ट्रांजेक्शन्स के लिए, वो आप लेजर के थ्रू करते हो। तो लेजर्स तो हम लोगों ने सीख लिया, लेकिन अब हम बाउचर्स जरूर सीखेंगे। रिसीट बाउचर, जहां हमें कोई भी तरीके का पैसा मिल रहा है तो हम रिसीट बाउचर में हम उसको इंक्लूड करेंगे। जहां भी आपके पास से पैसा जा रहा है पेमेंट बाउचर में इंक्लूड करेंगे। जब भी आप माल खरीदेंगे परचेज बाउचर में इंक्लूड करेंगे। जब भी आप माल बेचेंगे सेल्स बाउचर में इंक्लूड करेंगे। और जब भी कोई ऐसा ट्रांजैक्शन होगा जो कि आपके ही अकाउंट में होगा, जैसे कि सपोज दैट कैश और बैंक दोनों ही आपके ही अकाउंट्स हैं, यानी कि कैश भी आप हैंडल करते हैं और बैंक भी आप ही हैंडल करते हैं, दोनों आप ही के अकाउंट्स हैं, दोनों में आपका पैसा है, दोनों की नेचर एक जैसी हो गई, यानी कि बैंक और कैश की नेचर कैसी है? पैसे जैसी है। तो ऐसे लेजर्स जहां पे दोनों की नेचर एक जैसी हो, जैसे एफडी अकाउंट, आरडी अकाउंट, बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट, तो ये सारी नेचर्स कैसी हैं? कैश की नेचर्स हैं। तो ऐसे बाउचर्स, ऐसे लेजर्स हमारे कौन से बाउचर्स में जाएंगे? कॉन्ट्रा बाउचर्स में। और एक हमारा जो बाउचर होता है लास्ट, जनरल बाउचर। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये सारे बाउचर्स, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे इन सारे बाउचर्स को और लेजर्स को। तो जनरल बाउचर वो बाउचर होगा जहां पर किसी भी तरीके का, इनमें से ऊपर 5 में से किसी भी तरीके का ट्रांजैक्शन आपको नहीं महसूस हो रहा, तो वो जनरल बाउचर में हम लोग इंक्लूड करते हैं। जैसे कि किसी को डिस्काउंट दिया गया, जैसे कि माल मिला कैपिटल से, जैसे कि माल का नुकसान हो गया, या फिर आपकी कोई भी ऐसी तरीके की एंट्री जिसमें कि कोई भी तरीके का एडजस्टमेंट हो रहा है, तो वो आपकी जनरल बाउचर में इंक्लूड होती है। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने बहुत कुछ सीखा और बाउचर्स, लेजर्स के बारे में सीखा, लेकिन इनका प्रैक्टिकल करना वो भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपको प्रैक्टिकल के थ्रू बताएंगे कि इन सभी चीजों को अकाउंट्स ओनली यूज करते हुए फर्स्ट टाइम में, और उसके बाद हम लोग लेजर्स बनाते हुए बाउचर्स की तरफ, एक एक बाउचर के साथ एग्जाम्पल भी हम यूज करेंगे उसमें। तो थर्ड क्लास के लिए वेट कीजिए, और जब तक इस थ्योरी को कम से कम 2 से 3 बार सुनिएगा। और फर्स्ट क्लास में जो आपने टैली पर नई कंपनी बनाना सीखा था, उसको कम से कम 3 से 4 बार कंपनी जरूर क्रिएट करके देखिएगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो सो मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स का जवाब जरूर दूंगी। कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और ऐसे ही देखते रहने के लिए हमारी वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए आवर चैनल। थैंक यू सो मच। बाय बाय।